नमस्कार दोस्तों। अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, जनरल इलेक्शन 2024 का टाइम है, सभी लोग, सभी पार्टीज अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। तो मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में अपनी अपनी तैयारी में जुड़ गया हूँ। मेरे पास देश के कुछ बड़े पॉलिटिशियंस की हॉरोस्कोप है जो हमारे देश की राजनीति में काफ़ी बड़ा नाम रखते हैं, देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी देश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए और देश के लिए काफ़ी काम करा है। तो ऐसे मेरे पास लगभग कोई 15-20 लोग हैं, 15-20 हाई लेवल के पॉलिटिशियंस हैं। उनकी हॉरोस्कोप पर मैं एक छोटी सी सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। इन कॉन्टेक्स्ट टू 2024 इलेक्शन, 2024 इलेक्शन के संदर्भ में कि इनकी क्या योगदान रहेंगे, इनकी क्या स्थिति रहेगी। तो इस स्थिति में मैं सबसे पहले हॉरोस्कोप ले रहा हूं शरद पवार जी की। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के अंदर इन्होंने बहुत धुआंधार बल्लेबाजी की है और किसी समय में इन्होंने देश की पॉलिटिक्स के अंदर, देश की राजनीति में धुआंधार काम किया। और अभी कुछ दिन पहले अजीत पवार जी इनसे अलग हुए और इनकी पार्टी को सेटबैक लगा और वहाँ पर इन्होंने ये कहा, शरद पवार जी ने, कि मैं लगभग 3 महीने में अपनी पार्टी को, एनसीपी को दोबारा खड़ा कर दूंगा। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं, या मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने शरद पवार जी की हॉरोस्कोप रख रहा हूँ। एक छोटा सा एनालिसिस, एक ऑब्जर्वेशन, क्या कहते हैं शरद पवार जी के सितारे और मुझे क्या समझ आ रहा है। आशा है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो मेरे भाई, एक कोशिश कर रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। शरद पवार जी 12 दिसंबर 1940 को पैदा हुए और इनकी कुंडली बनती है वृश्चिक लगन की और मकर नवांश की, स्कॉर्पियो लगन और कैप्रिकॉर्न नवांश। चंद्रमा इनका मेष राशि के अंदर है, भरनी नक्षत्र है। भरनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र, जो लगन के साथ 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो मेरे भाई, शुरुआत करते हैं अभी आज की ही परिस्थिति से। पुरानी कोई बात नहीं करेंगे, पुरानी सब बातें आप जानते हो। नई परिस्थिति से बात करेंगे। इस वक्त जब मैं जन्मपत्री पर यह वीडियो बना रहा हूं, उस वक्त लगभग मतलब राहु की दशा शुरू होने वाली है। मतलब बुध की महादशा, शुक्र का अंतर और राहु का प्रत्यंतर शुरू होने वाला है। हम वहीं से शुरू करेंगे क्योंकि 2-4-5 दिन बाद वही स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनती है, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम इसके अंदर योग की बात करते हैं, इनके लगन के स्वामी की। इनका लगन का स्वामी मंगल 7th और 12th हाउस लॉर्ड के साथ 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। ये एक अलग तरह की और एक अजीब सी परिस्थिति है। हालांकि ये राजयोग है, लग्नेश और 7th हाउस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये पराशरी राजयोग है। और ये अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। कि कैसे अच्छी स्थिति में? क्योंकि ये तुला राशि में बैठा हुआ है, इसलिए अच्छी स्थिति में। तुला राशि हमारी जनता की राशि भी है, हमारी मार्केट रेपुटेशन की भी राशि है, और इन सब चीज़ों को ये राशि रिप्रेजेंट करती है। सोने पे सुहागा ये बात है कि जनता का कारक प्लैनेट शनि और चंद्रमा, ये दोनों के दोनों इस लग्नेश और इस 7th हाउस को 6th हाउस से दृष्टि दे रहे हैं, और साथ में इसके बृहस्पति भी दृष्टि दे रहा है। तो इस कारण से ये योग और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। और शरद पवार जी ने देश की राजनीति में एक समय में और आज भी, अभी भी धूम सी मचा रखी है और बड़ा अच्छा नाम कमाया, बड़ी अच्छी रेपुटेशन इन्होंने कमाई। ये एक बड़ा शानदार योग है। और D9 के अंदर चले जाएं लगन को देखते हुए, तो लगन का स्वामी सूर्य की राशि में 8वें घर के अंदर आ गया है और इसके ऊपर किसी भी तरह के कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। लगन पर शुभ बृहस्पति की दृष्टि है, जो 7वें घर में उच्च राशि का। तो लगन को ये एक बार फिर बहुत मजबूती प्रदान कर रहा है।
अच्छा, एक बात ये भी होती है, जब भी लगन का संबंध, जब भी, एक सूत्र दे रहा हूं जो लोग ज्योतिष सीखते हैं, जब भी लगन का संबंध बृहस्पति से बन जाता ना, तो ऐसे लोग हमेशा चाहते हैं कि वो लाइमलाइट में खड़े रहें। और अगर बृहस्पति स्ट्रांग हो तो ऐसे लोग ये चाहते हैं कि बस हमारी तारीफ होती रहे, लोग हमारे आगे पीछे घूमते रहें। आप इस बात को जरा इस तरह से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। शरद पवार जी 82 साल के हो गए, 82 ईयर्स के, और अभी भी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इनको ये चीज पसंद है, क्योंकि बृहस्पति D9 चार्ट में उच्च राशि का 7वें घर में बैठा हुआ है और वो इनके लगन को देख रहा है। ये इनको हटने ही नहीं दे रहा है, लोगों से, पब्लिक इमेज से इनको बाहर आने ही नहीं दे रहा है। इनको अच्छा लगता है लोगों से उठना बैठना, मिलना जुलना, ये सब चीजें इनके बृहस्पति के कारण इनको मिल रही हैं, इसलिए ये कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं तो 82 साल की उम्र में तो लोगों को घर बैठ जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये देखते हैं कि इनकी दशा क्या चल रही है। देखिए 2019 से इनकी बुध की दशा शुरू हुई है, जो अच्छी पोजीशन में नहीं है। ठीक है, वहां पर इनको राज मिल गया, इन्होंने जोड़ा तोड़ा ये वो करा और इन्होंने राज किया महाराष्ट्र पे, लेकिन ऑल टुगेदर लोग इनके साथ काम करने वाले वो ठीक नहीं है। मैं मरकरी को यानी कि बुध को थोड़ा सा एनालाइज करके आपको बताना चाहता हूँ। बुध इस कुंडली का वृश्चिक राशि के अंदर 10 डिग्री और 35 मिनट का है। तो ये देखते ही सबसे पहली बात तो ये ध्यान में आती है, ये दिमाग में आती है कि ये भाई सर्प दृष्टिकोण का प्लैनेट है। ये सर्प दृष्टिकोण का प्लैनेट है और 10th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। खराब स्थिति है, सर्प दृष्टिकोण 10th हाउस को भी खराब कर रहा है और लगन को भी खराब कर रहा है। दूसरी इसके साथ जो स्थिति बनकर आती है वो ये है कि ये बृहस्पति D9 चार्ट के अंदर शुक्र की राशि का 10th हाउस में आ गया है। ये स्थिति बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। मंगल से दृष्ट है, हालांकि 4th हाउस लॉर्ड है, 11th हाउस लॉर्ड है, मंगल से दृष्ट है, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा शुभ नहीं मान रहा हूं। और ये बुध की स्थिति कुंडली के अंदर 8th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड की है। तो लगन के अंदर 8th हाउस लॉर्ड, 10th हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड लगन में आ गया है। तो कुल मिला के ये बुध ये बहुत अच्छा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि शरद पवार जी को ये बहुत मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। अंतरदशा देखते हैं। अंतरदशा चल रही है शुक्र की। शुक्र कुंडली का 7th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड है और 12th हाउस में ही बैठा है। तो ज्योतिष का ये नियम है कि शुक्र 12वें घर के अंदर बहुत मजबूत होता है और वो लगन के साथ बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर शुक्र के साथ और भी स्थितियों को देखना पड़ता है, और भी चीज़ें, शनि है, बृहस्पति, चंद्रमा, ये सब देखना पड़ता है। उन स्थितियों को देखते हुए भी इसके ऊपर काम किया जाता है। तो ये शुक्र भी लगभग ठीक है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट 12वें घर में लगन के साथ वो लॉस दिलाती है, बेशक आप लग्जरियस लाइफ को लीड कर रहे हो। D9 में ये बृहस्पति 5वें घर में अपनी राशि का आता है, राहु केतु एक्सेस में है। तो 5वें घर के अंदर अगर कोई प्लैनेट बैठा हो, आप सभी जानते हैं, वो आपके प्रोफेशन के लिए नुकसान कारक होता है। राहु की दशा भी शुरू होने वाली है। राहु को देखते हैं। राहु 11th हाउस में 11वें घर में बैठा हुआ है, बुध की राशि का, बहुत बढ़िया स्थिति है, अच्छी स्थिति है ये। लेकिन राहु का गोचर मेरे भाई अभी चेंज होने वाला है थोड़े 2-3 महीनों के अंदर। वो राहु का गोचर जब मीन राशि में आ जाएगा, शरद पवार जी के लिए समस्या थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो ये राहु का ट्रांजिट जन्म के केतु के ऊपर आ जाएगा और बृहस्पति वहां पर अकेला रह जाएगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ, ये छोटा सा मेरा एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, मुझे ऐसा लगता है शरद पवार जी जैसा कहते हैं कि मैं अगले 3 महीने में एनसीपी को दोबारा खड़ा कर दूंगा, तो मेरे भाई मुझे ऐसी स्थिति इस कुंडली के अंदर शनि के ट्रांजिट से, बृहस्पति के ट्रांजिट से और महादशानाथ के ट्रांजिट से ऐसी नहीं दिखती। लेकिन हाँ, ये देश की राजनीति में अच्छा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट कर्क राशि में, सूर्य का ट्रांजिट सिंह राशि में, ये इनके 9th और 10th हाउस पर कनेक्ट कर रहा है। और ये इनका मान सम्मान, रिस्पेक्ट, ये इनका जो एक बेहतरीन लेवल है, एक बेहतरीन शानदार रिस्पेक्ट है नेशनल लेवल पर, वो इनकी मेंटेन करके रखेगा। ये सूर्य इनकी रेपुटेशन को डाउन नहीं आने देगा। लेकिन आगे की स्थितियां मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है
शरद पवार जी को और 2-4-5 महीने के अंदर कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं, जिसके ऊपर मेरा ज़्यादा कंसर्न है। मुझे बहुत अच्छी संभावना है कि शरद पवार जी को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 महीनों के बाद मैं स्थितियों को बहुत अच्छा नहीं मान रहा। मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन राजनीतिक तौर पर शरद पवार जी बहुत बड़ा कुछ उलटफेर कर देंगे, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखती। और जब बृहस्पति अकेला रह जाएगा और राहु का ट्रांजिट मीन राशि में हो जाएगा, वहाँ पर कुछ स्थितियाँ ऐसी दिखती हैं कि अजीत पवार और ये दोनों लोग ये कुछ कंप्रोमाइज़ वाली स्थिति में होंगे या उससे पहले आ जाएंगे, क्योंकि राहु दो तरह से लोग बाग ट्रांजिट लेते हैं, एक मीन राहु, एक ट्रू राहु। मैं ट्रू राहु को फॉलो करता हूँ। तो अगर उस तरह की स्थिति को माना जाए तो आप यूँ समझो कि अक्टूबर-नवंबर के आसपास कुछ ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं कि ये लोग कुछ कंप्रोमाइज़ वाली स्थिति में आ जाएं, या अजीत पवार के कुछ लोग इनके साथ जुड़ जाएं, या कुछ इस तरह की कोई स्थिति बन सकती है। ऐसी मुझे संभावना दिखती है, क्योंकि बृहस्पति का एक सूत्र आपको और बताता हूँ। जब भी लगन का स्वामी और 7th हाउस लॉर्ड, जब भी 1st हाउस लॉर्ड और 7th हाउस लॉर्ड इकट्ठे हो जाएंगे और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाएगी, जैसे इस वक्त बृहस्पति की दृष्टि शुक्र और मंगल के ऊपर पड़ेगी, ये स्थिति ये दिखाती है कंप्रोमाइज़ करवाने वाली। तो कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई कंप्रोमाइज़, कहीं ना कहीं कोई स्थिति इस तरह की बनेगी जिससे इनका मान सम्मान और ज़्यादा बढ़ेगा, या ये अपनी स्थिति को नॉर्मलाइज कर सकेंगे। तो और अच्छा, एक बात और है, अब आने वाले जो ग्रहण हैं वो भी शरद पवार जी की कुंडली में कोई अच्छे घर में तो लग नहीं रहे, वो भी इनके लिए समस्या लेकर आ रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ, मैं अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन को समराइज़ करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार जी कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं करने वाले, उनके बस का नहीं है। उनको चाहिए कि अपना स्टेप बैक लेके, या अपना एक एडवाइज़र, एक जिस तरह से एडवाइज़र काम करते हैं उस तरह से काम करें। हेल्थ इनको ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा एक्टिव इनको अलाउ नहीं करेगी। कहीं ना कहीं कोई कंप्रोमाइज़ करके इनका राजनीतिक जीवन चलता रहेगा, लेकिन वो बहुत ब्राइट मुझे नहीं दिखता। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। 2024 के इलेक्शन में भी कोई ऐसा उलटफेर नहीं कर देंगे ये, कि जहाँ पर ये बहुत ज़बरदस्त स्थिति में लाकर अपनी पार्टी को खड़ा कर देंगे। देखते हैं बाकी प्रभु को क्या मंजूर है। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।